ओके, हमने जो लास्ट सेकंड वीडियो थी उसके अंदर हमने शेयर किया है रिसर्च अप्रोचेस को, स्ट्रैटेजीज को, चॉइसेस को। तो इस थर्ड वीडियो के अंदर जो है हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं टाइम होराइजन, टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स, और फाइनली रिसर्च डिजाइन जो है उसको हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो टेक्निक्स, सॉरी, टाइम होराइजन जो है उसको हम स्टार्ट करते हैं। टाइम होराइजन रिसर्च के अंदर क्या होता है और रिसर्च के लिए क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जब हम टाइम होराइजन की जो है बात कर रहे होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि देखिए, बाज स्टडीज ऐसी होती हैं जो कि आप एक दफ़ा उस स्टडी को करते हैं और फिर वो स्टडी जो है वो वहीं पे ख़त्म हो जाती है। जैसा कि ज़्यादातर थीसिस होते हैं, या आप एफआरपी करते हैं, या जो लोग रिसर्च, ऐसी रिसर्च पब्लिकेशंस करते हैं जो कि एक दफ़ा बस आप उसे कर रहे होते हैं और उसके बाद उसे दोबारा उसको जो है वो नहीं करते हैं। तो एक तो इस तरह की रिसर्च होती है। एक रिसर्च ऐसी होती है जिसको आप जो है आप रिपीट जो है वो करते हैं। कोई ट्रेंड है, कोई स्टाइल है, कोई स्किल्स के अंदर चेंजेस अगर फ्रीक्वेंटली आ रही हैं, तो ऐसी जो स्टडीज होती हैं उन स्टडीज को आपको हर साल, हर 2 साल बाद, हर 3 साल बाद, डिपेंड करता है कि वो कितना फ्रीक्वेंटली जो है उस स्टाइल के अंदर या उस स्किल्स के अंदर जो है वो चेंजेस आ रही हैं। तो जितना ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंजेस होगी उतना जल्दी जो है आपको उसके अंदर स्टडी जो है वो करनी होती है। आमतौर पर 3 इयर्स का पीरियड होता है जिसके अंदर आपको ये स्टडी जो है वो आपको दोबारा, आप उसी पॉपुलेशन के साथ आप दोबारा जो है वो स्टडी करते हैं, उसी सेम पॉपुलेशन को इस्तेमाल करते हुए आप स्टडी करते हैं। सैंपल सेम तो नहीं हो सकता, लेकिन या जो उसके अंदर जो पॉपुलेशन है वो सेम हो सकती है। उस पॉपुलेशन में से ही आपको सैंपल आप ड्रॉ करना होगा। लोग तो नए हो सकते हैं, लेकिन यानी जो सैंपल है वो नया हो सकता है, लोग नए हो सकते हैं, लेकिन पॉपुलेशन सेम रहेगी। उसी पॉपुलेशन से ही आपने दोबारा पूछना है। तो ये दो किस्म की जो है आमतौर पर रिसर्च, जिसको एक को हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल रिसर्च और एक को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च का मतलब है वन टाइम स्टडी। क्रॉस सेक्शनल का मतलब है वन टाइम स्टडी। इफ यू आर डूइंग वन टाइम स्टडी, यानी आज आप स्टडी करेंगे और उस स्टडी को चाहे पब्लिश करें, वो चाहे थीसिस हो, चाहे वो एफआरपी या किसी किस्म की भी स्टडी हो, और आज आप उस स्टडी को कर रहे हैं और फिर उस स्टडी को करने के बाद उस स्टडी को आप फिर दोबारा कभी नहीं करेंगे, तो ऐसी स्टडी को जो है हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी कहते हैं, जो कि सिर्फ एक दफा जो है वो होती है। वो स्टडी फिर उसको आप रिपीट नहीं कर सकते हैं या रिपीट नहीं करते हैं, तो ऐसी स्टडी को आप क्रॉस सेक्शनल स्टडी कहते हैं। लेकिन ज्यादातर जो स्टडी होती है वो आमतौर पर क्रॉस सेक्शनल स्टडी ही जो है कंडक्ट होती है। तो लोग क्रॉस सेक्शनल स्टडी करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा आसान होती है और इसको एक दफा आप करके आप उसे भूल जाते हैं, फिर दोबारा उस स्टडी को लेके नहीं चलते। लेकिन जो इसके मुकाबले में दूसरी स्टडी है जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी का मतलब ये होता है कि आप उस स्टडी को जो है बार-बार करते हैं। बार-बार से मुराद ये है कि 1 साल के बाद उसी स्टडी को फिर सेम जो है उसी पॉपुलेशन के ऊपर दोबारा रिजल्ट्स आप फाइंड करते हैं, या 2 साल बाद या 3 साल बाद। बट इट डिपेंड्स कि वो जो स्टाइल है या वो जो स्किल्स है वो जो है कितने अरसे बाद चेंज होती हैं। उसी तरह उसका टाइम पीरियड भी जो है, जो लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ होती हैं उसका टाइम पीरियड भी उसी तरह जो है वो फिक्स किया जाता है। तो अगर आपकी स्टडीज ऐसी है जो कि अगर आज आप जो है वो कर रहे हैं और आप ये समझते हैं कि 2 साल बाद इसके अंदर स्ट्रैंड्स जो है वो चेंज हो जाएंगे, तो फिर आपको 2 साल बाद उसी स्टडी को दोबारा, अगर आप उसी पॉपुलेशन के ऊपर आप दोबारा करेंगे, तो ऐसी स्टडीज जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कहलाती है। जैसा कि अगर एचआर के जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी जो स्किल्स है उसके ऊपर आज अगर आपने कोई रिसर्च की है और
आप ये समझते हैं कि ये स्किल्स जो है अगले 3 साल बाद ये स्किल्स चेंज हो जाएँगी। अब ये जो करंट इस वक़्त की स्किल्स जो एचआर प्रोफेशनल को रिक्वायर्ड है, 3 साल बाद ये स्किल्स एचआर प्रोफेशनल को रिक्वायर्ड नहीं होंगी। तो फिर व्हाट आर दोज़ स्किल्स जो 3 साल बाद रिक्वायर्ड होंगी? तो फिर आपको 3 साल बाद उस स्टडी को दोबारा कंडक्ट करना होगा ताकि उस वक़्त की जो करंट नीड है स्किल्स की, वो आप आइडेंटिफ़ाई कर सकें और एचआर प्रोफेशनल्स को एक फ्रेमवर्क दे सकें, स्किल्स का फ्रेमवर्क आप दे सकें। तो अगर आप उनको स्किल्स का फ्रेमवर्क दे देंगे तो इसी तरह जैसे जो है वो आप जो है फीमेल क्लॉथिंग का एक कांसेप्ट होता है कि उसके अंदर जो गारमेंट्स है उसके अंदर बड़ी चेंजेस आती हैं बड़ी जल्दी। अब कितना फ्रीक्वेंटली उसके अंदर उस स्टाइल के अंदर जो है वो चेंजेस आ रही हैं, खवातीन के या फीमेल्स के स्टाइल के अंदर चेंजेस आ रही हैं। तो वो जितना जल्दी उसमें चेंजेस आएगी उतना जल्दी आपको दोबारा और उसके स्टाइल को देखना होगा कि अब इस वक़्त के नए स्टाइल्स क्या है ताकि आप उसी तरह के जो की जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो गारमेंट्स है, उसी तरह की जो है प्रोड्यूस की जा सके। तो आप इस तरह ये लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज़ जो है वो आप करते हैं। तो टाइम होराइज़न के अंदर एक क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ कहलाती है और एक लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी कहलाती है। क्रॉस सेक्शनल स्टडी वन टाइम स्टडी होती है, जब आप एक दफ़ा करते हैं और उसके बाद उसे भूल जाते हैं, फिर दोबारा नहीं करते। लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी आमतौर पर आप एक दफ़ा करते हैं, फिर उस स्टडी को रिपीट कर रहे होते हैं। रिपीट करने का मतलब ये है कि आप 2 साल बाद, 3 साल बाद, 1 साल बाद, 5 साल बाद उस स्टडी को दोबारा करते हैं ताकि आप ये चेक कर सकें कि पुराने जो ट्रेंड है या आज से 3 साल पहले जो ट्रेंड थे या स्किल्स थी वो क्या थी, अब न्यू स्किल्स जो है उसके अंदर क्या चेंजेस आई हैं। तो वो चेंजेस आप जो है वो देखते हैं थ्रू लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी। इसी तरह उसके बाद जो है वो हमारे पास जो हमने डिस्कस करना है वो है टेक्निक्स एंड प्रोसीजर। तो जब हम जो डेटा कलेक्ट करने के लिए जा रहे होते हैं, जब हम रिसर्च करने के लिए जा रहे होते हैं, तो उसके लिए जो टेक्निक्स और प्रोसीजर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। टेक्निक्स ऑफ व्हाट? टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन एंड टेक्निक्स ऑफ डेटा एनालिसिस। तो हम डेटा कलेक्शन और डेटा एनालिसिस की जो टेक्निक्स होती है उसको हम जो है प्रोसीजर्स के अंदर कवर करते हैं। तो टेक्निक्स ऑफ डेटा एनालिसिस एंड टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेटा कलेक्शन के। तो डेटा कलेक्शन की जो टेक्निक्स होती हैं वो कौन-कौन सी टेक्निक्स जो है वो हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो डेटा कलेक्शन के लिए अगर आप प्राइमरी डेटा आप कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है वो डिफरेंट टेक्निक्स हैं और अगर आप सेकेंडरी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए आप डिफरेंट टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप प्राइमरी डेटा के ऊपर हम मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि अगर आप प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप कितने तरीकों से प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के लिए आपके पास जो पहली टेक्निक है, वो ये है कि आप क्वेश्चनायर जो है उसको डिज़ाइन करें और उस क्वेश्चनायर को डिज़ाइन करके आप स्ट्रक्चर क्वेश्चनायर डिज़ाइन करके आप जो है लोगों के को आप ईमेल के थ्रू, लोगों को आप पर्सनल जाके या लोगों को जो है पोस्ट के थ्रू आप उनको वो क्वेश्चनायर भिजवा देते हैं और क्वेश्चनायर से आप फीडबैक ले लेते हैं। तो ये तो एक तरीक़ेकार है कि आप एक स्ट्रक्चर क्वेश्चनायर जो है वो डिज़ाइन करें और वो जो है लोगों को सेंड करें और वो सेंड करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू भी जा सकते हैं, जैसे गूगल आपके पास सर्वे फॉर्म होता है, उसके थ्रू भी आप जा सकते हैं। ईमेल भी आप कर सकते हैं, आप हार्ड फॉर्म में भी जा सकते हैं। तो इस तरह आप जो है ये डेटा कलेक्ट कर सकते हैं जो कि थ्रू स्ट्रक्चर क्वेश्चनर आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। और डेटा जो है कलेक्शन का दूसरा जो मेथड है वो ये है कि आप इंटरव्यू के थ्रू आप डेटा कर सकते हैं। आप एक ओपन एंडेड क्वेश्चनर बनाते हैं और उस ओपन एंडेड क्वेश्चनर के थ्रू जो है वो आप डेटा कलेक्ट करते हैं। अगर कोई क्वालिटेटिव स्टडी होती है तो आमतौर पर उसके लिए ओपन एंडेड जो क्वेश्चनर होता है वो उसके अंदर आप इंटरव्यू करते हैं। अब इंटरव्यू भी आप पर्सनल जाके कंडक्ट कर सकते हैं। इंटरव्यू जो है वो आप ऑनलाइन कंडक्ट कर सकते हैं। इंटरव्यू आप कॉल्स पर कंडक्ट कर सकते हैं। बट इट डिपेंड्स कि आप किस तरह जो है इंटरव्यू कंडक्ट करना चाहते हैं। तो इंटरव्यू का भी एक मेथड है जिससे आप जो है प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप जो है ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी आप प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं कि आप वहाँ जाकर जिस कंपनी में आप देखना चाहते हैं कि वहाँ पर जो प्रैक्टिसेस हैं वो क्या हो रही हैं, वहाँ जाकर आप स्टे करें 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते ताकि आपको जो एक्चुअल प्रैक्टिसेस है वो मालूम हो। बाज़ दफ़ा जो क्वेश्चनर के थ्रू लोग जो है वो डेटा प्रोवाइड करते हैं वो बाइस्ड होता है या जो आप इंटरव्यू के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वो आमतौर पर बाइस्ड होती है। लेकिन जब आप
वहाँ जाते हैं और चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, जैसा कि प्रैक्टिकली लोग वहाँ कर रहे होते हैं। उनको जब आप देखते हैं तो वहाँ से आपको रिलायबल और वैलिड इन्फॉर्मेशन मिलती है। जब आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, अपनी आँखों से देख रहे होते हैं, उन्हें रियलाइज़ कर रहे होते हैं, तो उस वक़्त आपको मज़ीद जो है डेटा जो है वो बेहतर और रिलायबल डेटा आपको मिलता है। आप फ़ोकस ग्रुप भी इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप डेटा कलेक्ट करने के लिए आप जैसे इंटरव्यू अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए आप जो है 2, 4, 5 लोगों को एक साथ बिठा दें और उसके थ्रू जो है उन सब से इंटरव्यू ले लें। उसके थ्रू भी आप जो है फ़ोकस ग्रुप के थ्रू भी आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये प्राइमरी डेटा कलेक्शन के 3 से 4 मेथड्स मैंने आपको बताए हैं, जिसके थ्रू जो है आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। वैसे इसके अलावा भी लोग जो है डेटा कलेक्ट करते हैं, लेकिन ये 3-4 मेथड जो है ये प्राइमरी डेटा के लिए आमतौर पे इस्तेमाल होते हैं। फिर सेकेंडरी डेटा के अंदर अगर आप जाते हैं, तो फिर सेकेंडरी डेटा का जो डेटा कलेक्शन का मेथड है वो ये है कि अगर आप फाइनेंशियल डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, तो फिर आप बैलेंस शीट की तरफ जा सकते हैं। जो कंपनी की बैलेंस शीट होती है, उनसे जा सकते हैं या जैसे जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है या इस तरह की और स्टॉक एक्सचेंज है जिसके अंदर डेटा अवेलेबल होता है, वहाँ से आप ले सकते हैं। इसी तरह स्टेट बैंक का डेटा होता है, वहाँ आप ले सकते हैं। वर्ल्ड बैंक का डेटा होता है, वहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है। इसी तरह टैक्स से रिलेटेड जो है वो डेटा होता है, तो टैक्सेस के जो भी फर्म्स हैं, उनसे आप जो है ले सकते हैं। जैसे एफबीआर वगैरह है, वहाँ से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये वो मेथड है, ये वो तरीक़ेकार हैं जिसके थ्रू जो है वो टेक्निक्स हैं, जिसके थ्रू जो है वो आप डेटा जो है वो बड़ी आसानी के साथ कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो चंद कुछ जो है तरीक़ेकार थे, मेथड थे जो कि जिसके थ्रू आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। आप जो है अब उसके बाद डेटा एनालिसिस भी होता है। अब डेटा को एनालाइज़ भी करना होता है कि डेटा को एनालाइज़ कैसे करेंगे? तो डेटा की एनालिसिस के लिए जो है डिपेंड करता है कि आप किस तरह की रिसर्च कर रहे हैं। जैसी आपकी रिसर्च होगी, जैसे आपकी रिसर्च क्वेश्चंस होंगी, उसकी बेस के ऊपर ही आप जो डेटा एनालिसिस होता है, उसको आप सेलेक्ट करते हैं। तो एक तो हम जो है डेटा एनालिसिस के लिए सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करते हैं जिसमें आपके पास एसपीएसएस है, आप एक्सेल के थ्रू भी कर सकते हैं, आप एमॉस के थ्रू भी कर सकते हैं, आप जो है स्मार्ट पीएलएस के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये 3-4 जो है स्टाटा है उसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जिसके जो डेटा एनालिसिस के लिए आप जो है इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? एनवीवो है जो कि क्वालिटेटिव स्टडीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये जो टेक्निक्स हैं, ये सॉफ्टवेयर्स हैं जिसके थ्रू आप डेटा एनालाइज़ कर सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप एक्सेल के थ्रू जो है डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, आप एसपीएसएस के थ्रू डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, आप स्मार्ट पीएलएस के थ्रू डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, आप जो है एमॉस के थ्रू डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, आप स्टाटा के थ्रू डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, आप एनवीवो के थ्रू डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। ये डेटा एनालिसिस के सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके थ्रू आप डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। अब डेटा एनालिसिस की टेक्निक्स जो है यानी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स क्या हो सकती है? तो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स बहुत सारी है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसमें आप इनिशियली जो है आप फ्रीक्वेंसीज़ निकाल सकते हैं। आप जो है जो डेमोग्राफिक्स आमतौर पर होते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी होती है या कोई ऐसे क्वेश्चन आपने पूछने हैं जिसकी आप फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं तो आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, ठीक है? फ्रीक्वेंसी परसेंटेज में भी आप निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी नंबर्स में भी आप निकाल सकते हैं। उसके अलावा आप जो है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स निकाल सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर जिसमें रेंज है, मीन है, आपके पास मीडियन है, मोड है। डिपेंड करता है कि आपका डेटा किस तरह का है, रिसर्च किस तरह की है, उसके अंदर कौन-सा इसके अंदर लगेगा। स्क्यूनेस है, कर्टोसिस है, जो है स्टैंडर्ड डेविएशन है, वेरिएशन है। ये सारे टेस्ट जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी रिसर्च के अंदर। अब कौन-सा टेस्ट किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, ये तो हम जब हम डिटेल में उस टेस्ट की तरफ हम जाएँगे, जब हम डेटा रन करेंगे, फिर उसके बाद आपको इसके बारे में तफ़सील से जो है हम इसको डिस्कस करेंगे। इसी तरह आप कोरिलेशन जो है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं रिलेशनशिप के लिए या इवन उसको बाज़ लोग जो है रिसर्चर्स उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं कि जो मल्टीकोलिनैरिटी है उसके लिए भी लोग इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और फिर रिग्रेशन है जिससे आप जो है मल्टीपल रिग्रेशन है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो है 1 टी टेस्ट है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अनोवा है। इस तरह के बहुत सारे टेस्ट हैं जिसको आप इस्तेमाल करके अपना डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। बस बट ये सारी चीज़ें जो है, ये सारे टेस्ट जो है वो डिपेंड करते हैं कि आपकी जो रिसर्च की क्वेश्चन है या हाइपोथेसिस है, वो कौन से हैं और क्या हाइपोथेसिस है।
जो हाइपोथेसिस होंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी जो एनालिसिस है वो किस तरह जो है वो हम उसे कर सकते हैं। तो ये कुछ डेटा एनालिसिस के टेक्निक्स हैं, मेथड है जिसके से आप जो है डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट जो है टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि रिसर्च डिजाइन क्या होता है। टर्निंग योर रिसर्च क्वेश्चन इनटू रिसर्च प्रोजेक्ट। तो आप अगर रिसर्च डिजाइन जो है अ, बनाना चाहते हैं, तो आमतौर पर रिसर्च डिजाइन जब लिख रहे होते हैं लोग, तो लोगों को उसके बारे में बहुत ज्यादा इल्म नहीं होता कि रिसर्च डिजाइन के अंदर कौन कौन सी चीजों को जो है या कौन कौन से पार्ट्स को उसके अंदर सेलेक्ट किया जाएगा। तो उसके लिए जो है जब रिसर्च डिजाइन आप लिख रहे हो तो उसके अंदर इन तीन चीजों पर रिसर्च डिजाइन फोकस होता है आमतौर पर, कि आप रिसर्च डिजाइन के अंदर रिसर्च की स्ट्रैटेजी जो है वो आप इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि स्ट्रैटेजी के अंदर आप प्रीवियस स्लाइड के अंदर जाएं, तो ये स्ट्रैटेजी आपको नजर आ रही है जिसमें एक्सपेरिमेंट है, सर्वे है, केस स्टडी है, एक्शन रिसर्च है, ग्राउंडेड थ्योरी है, एथनोग्राफी है और आर्काइवल रिसर्च है। तो ये जो हम ऑलरेडी इसको इनको डिस्कस कर चुके हैं, तो ये जो ये आप देख रहे हैं ये सारे जो है रिसर्च स्ट्रैटेजी कहलाती है। तो आपकी रिसर्च के अंदर कौन सी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल हो रही है, तो आप रिसर्च डिजाइन में सबसे पहले तो उस स्ट्रैटेजी को जो है एक्सप्लेन करेंगे कि आपकी ये रिसर्च जो है स्ट्रैटेजी है, क्यों है वो रिसर्च स्ट्रैटेजी, और क्या ऐसी आपकी कौन सी रिसर्च है जिसपे आपकी ये स्ट्रैटेजी जो है इस्तेमाल हो रही है। तो सबसे पहले तो ये आप इस्तेमाल करेंगे। फिर आपके पास दूसरी चीज जो रिसर्च डिजाइन में आपको लिखनी होती है वो होती है चॉइसेस। तो चॉइसेस जो है वो रिसर्च डिजाइन के अंदर आप लिख सकते हैं। चॉइसेस क्या होती हैं ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि आप मोनो मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जो है मिक्स मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, या आप मल्टी मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये तीनों मेथड जो है ये चॉइसेस का पार्ट होते हैं, रिसर्च चॉइसेस के अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं। तो आप ये भी रिसर्च डिजाइन का पार्ट जो है वो आप बना सकते हैं। उसके बाद थर्ड और इम्पोर्टेंट चीज जो इसके अंदर है वो है टाइम होराइजन, कि आप जो स्टडीज है उनको एक दफा ही करना चाहेंगे या उस स्टडी को रिपीट करेंगे उसके स्टाइल के लिहाज से या उनके स्किल्स अपडेशन के लिहाज से। तो ये भी टाइम होराइजन जो है हमने पढ़ा है इसको। टाइम होराइजन भी उसके अंदर क्रॉस सेक्शनल स्टडीज होती हैं और उसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज होती हैं। तो ये जो है क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज जो है ये टाइम होराइजन के अंदर आती हैं। तो ये रिसर्च डिजाइन जो है उसके अंदर ये चीजें आती हैं जिसके अंदर जो है आपने देखा कि स्ट्रैटेजी हम उसके अंदर इंक्लूड करते हैं, चॉइसेस होती हैं और टाइम होराइजन होता है। तो जब आप रिसर्च डिजाइन लिख रहे हो तो इन चीजों को आपने रिसर्च डिजाइन के लिए इस्तेमाल करना है। ये थर्ड जो वीडियो है ये मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो इस तरह इस जो रिसर्च फिलॉसफी और रिसर्च डिजाइन और जो अप्रोचेस ऑफ रिसर्च है इसका जो लेक्चर है इसके अंदर हमने तीन वीडियोस जो है वो हमने बनाई है, जिसके अंदर टोटल जो स्लाइड्स है इसकी ये भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। टोटल जो है वो 4 ही स्लाइड्स है, एक तो उसके टॉपिक के ऊपर है और दूसरी बाकी जो है एक स्लाइड असाइनमेंट के ऊपर है। और एक्चुअल में जो 2 स्लाइड्स है वो ओवरऑल ये जो 3 लेक्चर जो मैंने वीडियोस जो रिकॉर्ड किए हैं ये 3 जो हमारे ये 2 जो स्लाइड्स हैं उस पर मुश्तमिल है, ये आपसे शेयर भी कर दी जाएंगी। लेकिन जो है इसके लिए आप इन तीनों वीडियोस को देखिएगा ताकि आपको डिटेल में ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए। उसके बावजूद भी अगर कोई आपके क्वेश्चन रह जाते हैं, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है या जिन चीज़ों को मैंने डिटेल में इसमें कवर नहीं किया है, ऐसी चीज़ों से रिलेटेड अगर कोई सवाल आपके रह जाते हैं, तो ऐसे सवालात के लिए हम सेशन रखेंगे और उस सेशन के अंदर आप सवाल पूछ सकते हैं मुझसे और आपको उन का जवाब मिलेगा। आप उसके बावजूद भी अगर आपका कोई सवाल उस सेशन के अलावा भी रह जाते हैं तो आप जो है मुझे जो है आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। वो सवाल आपका मुझे आप गूगल क्लासरूम के ऊपर भेज सकते हैं या उसके अलावा मुझे कॉल भी कर सकते हैं ताकि आपकी जो क्यूरी है उसको एहसन तरीके से जो है उसका आंसर दिया जाए। क्योंकि ऑनलाइन लेक्चर में ज़रा समझना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। आपके तमाम सवालात को जो है ऐसे ही हैंडल किया जाए जैसा कि
आप फिज़िकल क्लासरूम के अंदर बैठे हुए होते हैं और आपको हर सवाल का जवाब मिलता है। बल्कि उससे भी मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर हम बेहतर उसमें इंटरैक्ट कर सकते हैं और आपको बेहतर जो है आंसर कर सकते हैं आपकी क्वेरी है। क्योंकि अब हम जो है हर टाइम आपके साथ अवेलेबल है। अब 24 आवर्स जो है टीचर्स हैं, वो आपके साथ अवेलेबल है। जब भी आप कोई सवाल करेंगे, उस सवाल का जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है ये जो मैं लेक्चर रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसे आप सुनेंगे और आप इसे समझेंगे और जो सवाल होंगे आप मुझसे जो है बाद में जो क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा उसके अंदर वो सवाल जो है वो आप ज़रूर मुझसे पूछेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी